द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हम लोग जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए आ गया है। तो इसमें भी हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग भी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखते रहेंगे और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही बने हैं। तो चलिए लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न और हिंदी का पहला पोर्शन ये है। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न इस पंक्ति से लिया गया है। ये एक प्रकार से जान लीजिए कविता है, इसको आप लोग पढ़िए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पहले और दूसरे आंसर प्रश्न के आंसर को बताना है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ नीचे आ गया है आपकी स्क्रीन पर। बताइए फट से कौन सा आंसर हो जाएगा। जिसमें पूछा गया है कि कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता है तो क्या होता। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। तो ये देखिए ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कवि ने किसकी महिमा का खंडन कर दिया है। किसी के विधान का, भाग्यवाद का, वसुधा का, रत्नों का। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे भाग्यवाद का विखंडन किया है यानी खंडन कर दिया है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यदि वह आता तो मैं चला जाता, ये वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है। संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट करके आंसर देते रहें, बहुत अच्छे। अगर आप लोग आंसर में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते रहते हैं तो हमें भी इस तरह से मनोबल मिलता रहता है कि हाँ आप लोग भी एक्टिव चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे तीसरे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि वह आता तो मैं चला जाता, ये संकेतवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक चिन्ह बना हुआ है। ये विराम चिन्ह का ये जो विराम चिन्ह का घोतक है, ये मतलब कह सकते हैं किसका जो है चिन्ह है ये बताना है। चलिए तो ये आपका लाघव का चिन्ह है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। लाघव का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग को डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर अगर पूरा लिखना होगा तो डॉक्टर को इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन अगर इतना बड़ा ना लिख करके डॉक्टर शॉर्ट में लिखना होगा तो यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से बना देते हैं यानी कि ये चिन्ह को। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है इसमें विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं तो कौन सी हैं। इसको ढूंढना है हमें जातिवाचक संज्ञाओं को। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जैसे राम है, देखिए नाम है या किसी का चाहे जिस चीज़ नाम हो, वैसे अगर भगवान राम का ही नाम लेते हैं तो अच्छा ही है। नेक्स्ट है रामचरितमानस है और उसी के साथ गंगा। यहाँ तीनों क्या है, एक स्पेशल एक प्रकार से व्यक्ति के नाम है या नदियों के नाम हैं और रामचरित जो मानस है एक प्रकार से ग्रंथ है। तो इसमें ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। इसमें कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य वाक्य में कितने विशेषण है ये बताना है। 1, 4, 5, 3। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे कला का जो अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है इसमें आपके 3 विशेषण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं कौन कौन सा है। तो अंतिम है, सर्वोच्च है और ध्येय है। देखिए एक प्रकार से एक ये हो गया, दूसरा सर्वोच्च हो गया और तीसरा ध्येय हो गया। इसमें ये तीनों विशेषण हैं। क्लियर, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है। तो चलिए देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है इसमें। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे पहला झुठलाना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, बाकी सब है। फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना ये सभी है, बट झुठलाना नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुछ जो है कौन सा सर्वनाम का रूप है। निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। ये सभी इतने इजी प्रश्न हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट हमारे साथ अगर ऐसे ही करते रहें तो अपने आप परीक्षाओं में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगे रहिए, केवल कुछ करना नहीं है। यहाँ पे पहला इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, डी ऑप्शन अनिश्चयवाचक है। कुछ, कितना, ये सब क्या कैसे किस प्रकार से आएंगे जो है वो अनिश्चयवाचक में। लेकिन यह हो गया, वह हो गया, ये दोनों शब्द क्या हैं, निश्चयवाचक हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 ही शब्द हैं, यह और वह।
ये निश्चयवाचक हैं, बट और सभी जितने भी आएंगे ये अनिश्चयवाचक। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला 9 नंबर पे चलते हैं। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। वैसे तालु की बात करते हैं तो तालु के जो चा वाले सारे स्पर्शी व्यंजन के वर्ण होते हैं वो पांचों तो होते ही हैं, उसके बाद या और शा के साथ ये सभी होते हैं, बट यहाँ पे दा नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ई होगा, सा होगा और या होगा, बाकी चा छा ज झ इया ये सभी 5 हो जाएंगे। तो 8 जो होते हैं ये तालु के उच्चारण जो हैं उच्चारण स्थान वाले वर्ण होते हैं, लेकिन ये दा जो है बी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर, बी बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है। 10वें का ऑप्शन बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल संबंध है। कमला का गाय से क्या है, संबंध है, यानी कि गाय किसकी है, कमला की है, तो संबंध कारक हो गया। बहुत अच्छे। अगला है दंत धावन का तद्भव शब्द कौन सा है, चलिए बताइए। टंग क्लीनर, ब्रश, दातून या फिर दंत। यहाँ पे दंत धावन का तद्भव बताना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 11 नंबर का। बहुत अच्छे, दंत धावन का जो तद्भव है वो दातून है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दंत धावन तत्सम है और दातून तद्भव है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, करे शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ जो है उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे वी लगा देंगे। करे का मतलब होता है खरीदना, विक्रय जब लगाएंगे आगे भी लग जाएगा तो हो जाएगा विक्रय, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। क्लियर। चलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सरला से फल खाया जाता है। तो यह वाक्यकृत वाच्य में तो है, लेकिन किस प्रकार से है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका कृतवाच्य बताना है। जैसे सरला से फल खाया जाता है तो कृतवाच्य जब इसका बनेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा डी बिल्कुल, सरला फल खाती है, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है, 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है। 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, तो समास का उदाहरण कौन सा होगा। तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ भी पहला अच्छा संख्यावाची है और बाद में जो विशेषण होता है या जो होता है वो अपना। ठीक, तो यहाँ पे टी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला, रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बढ़िया अंधेरो होए। तो चलिए बहुत अच्छे, तो यहाँ पे ये पंक्ति लिखी गई है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण यहाँ पे अलंकार बताना था, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कर्म करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। कर्मकांडी, कर्मठ, कठोर, कुकर्म। तो यहाँ पे कर्म करने वाले व्यक्ति को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कर्मठ। क्लियर, कर्मठ क्या कहते हैं, कर्मठ। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए बहुत अच्छे। अरे भाई आप लोग भी कुछ बताते चलिए, वीडियो को देखते चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले थम्सअप तो बिल्कुल करिए, सबसे पहले थम्सअप करिए। चलिए फटाफट आंसर, और इसके साथ साथ में इसका आंसर भी बताते रहिए। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। केशव है, अनंग है, कौमुदी है, भवानी है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक देवता जो काम के रूप में जाने जाते हैं या जिसका शरीर न हो उसको अनंग कहा जाता है। तो कामदेव अनंग का पर्यायवाची है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, बहुत अच्छे। यहाँ पे रस कौन सा प्रयुक्त हुआ है इस पंक्ति में ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। पंक्ति लिखी गई है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, माफ़ कीजिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो चलिए बताइए, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है और पंक्ति भी मैंने पढ़ दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, रौद्र रस का ये उदाहरण हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे।
मनोबल आप लोग हमारा बनाते रहिए, हम आपका बनाते रहेंगे, और इसी की तरह अच्छे से हंसते खेलते जो है हम लोग अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहेंगे। और सुपर टेट में एक क्लियर एक सीट हमको लेना है, चाहे जिस प्रकार से लेना है। तो चलिए 19 नंबर का इस आंसर बताइए फटाफट। कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर रसमंजरी। बहुत अच्छे क्वेश्चन। ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल रसमंजरी जो है ये तुलसीदास द्वारा रचित रचना नहीं है। गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, ये सभी हैं, बट ये डी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये किसके द्वारा रचित जो है रचना है, ये बात करते हैं। तो इनके ये जो रसमंजरी लिखी गई है ये नंददास के द्वारा लिखी गई है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन क्लियर कर लीजिएगा, रसमंजरी नंददास के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और कौन सा छवि माफ़ कीजिए कौन सा कवि छायावादी नहीं है। छायावादी कवियों में तो आप लोग जानते ही हैं, पंत निराला प्रसाद, और कौन है त्रिपाठी, ये सभी छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जैसी नहीं है, मलिक मोहम्मद जैसी नहीं है। कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे डी मलिक मोहम्मद जैसी जी नहीं है। ठीक, क्लियर। चलिए और ये बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की, तो ये भक्ति काल के जो निर्गुण धारा के प्रेमासर्गीय शाखा है, यानी सूफी शाखा जिसको कहते हैं, उसके ये कवि कहलाते हैं। बाकी सुमित्रानंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, ये सभी जो हैं किसके कवि हैं, छायावादी कवि। क्लियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे पोएट्री लिखी गई है, ये इंग्लिश की पोएट्री है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन 21 नंबर का आ गया, बताइए फटाफट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो SNEER स्नीर लिखा गया है, तो इसका सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही रेडिकुल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सिनोनिम फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कंजक्शन को कंप्लीट करना है, कंजक्शन लगा करके यहाँ पे कौन सा कंजक्शन होगा। द रीज़न फॉर द एब्सेंट इज, उसके बाद फिर स्पेस है, सी इज़ इल। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे दैट भर दिया जाएगा। ठीक, बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव को बताना है कि कौन सा ये है या दोनों है, इस बारे में बताना है। ऑप्शन के रूप में आपका तीनों ही दिया गया है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर दोनों होगा। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है, पहला बिल्कुल सही, ये एडजेक्टिव है। ठीक, फर्स्ट बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर का प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पे केवल प्रश्न भी दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन यहाँ पे नीचे देखिए, दिखने लगा होगा शायद आपको, उम्मीद है दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, थोड़ा अपना मोबाइल की जो है क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, दिखने लगेगा। वैसे उम्मीद है दिख रहा होगा, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे करेक्ट जो है प्रोनाउन को चूज करना था हमें, यहाँ पे जो खाली स्थान था वहाँ पे भरना था। तो सी, ही, हर और हिम भरा जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका 25 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इन अप्रोच आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल भरना है। द ट्रेन रन 8 किलोमीटर्स, उसके बाद फिर द आवर, ए आवर, एन आवर या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सी बिल्कुल एन आवर। देखिए आवर शब्द जैसे अगले का अक्षर का अगर हम लोग जब भी उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर वावेल शब्द AEIOU का जो है ध्वनि आ जाए हमारी मुंह से, तो जान लीजिए वहाँ पे एन का प्रयोग होगा। यदि कंसोनेंट यानी कि AEIOU को छोड़कर अन्य किसी भी कंसोनेंट का या अन्य किसी वर्ण का जब उच्चारण अर्थ आए तो जान लीजिए ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और द का प्रयोग तो आप लोग जानते हैं, किसी बड़ी वस्तु के लिए या जो महान है या प्रसिद्ध है उसके लिए द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ चलते हैं 26 नंबर पे। और 26 नंबर यहाँ पे आपका ये कम्प्रीहेंशन यानी पैसेज है, इस पैसेज को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे थोड़ा। चलिए यहाँ से पढ़ना है आपको, वर्ड एनिमल डे हैज़ बीन एब्सर्ड, यहाँ से पढ़ना है और उम्मीद है पढ़ लिए हैं। बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा आगे की तरफ, तो इसको भी पढ़ लिए हैं, यही है। और क्वेश्चन भी आपका दिख रहा है, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्लाइट। तो यहाँ पे
इसका एंटोनियम बताना है। और ये आपका 26 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली बात। चलिए लिख दिया मैंने, बताइए फटाफट कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा पहला ही बिल्कुल बोन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट डिफाइन द फेमिनिन, यानी राइट द फेमिनिन, यानी कि नेफ्यू का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नेफ्यू का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये नीस होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई केम, उसके बाद स्पेस है, अवाइज्ड एक्चुअली लाइक योर्स इन दैट ओल्ड जंक शॉप। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस भर दिया जाएगा। इस ऑप्शन में यहाँ पे ये जो खाली स्थान है यहाँ पे ये क्रॉस भर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है इसमें और सही बताना है कौन सा सही है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है मेंशन द कॉमन सुइटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे कौन सा सफिक्स जो है सही रहेगा, जो सबके आगे लगाने, माफ़ कीजिए, जो लगाने पर अर्थ जो है इसका सही बन जाएगा। तो यहाँ पे सम होगा और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा पहला, यानी सम जो होगा ये सही है। संस्कृत का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और 10 प्रश्न इसके भी हम लोग देखेंगे और इसके आंसर को केवल हम बताएंगे, आप लोग इसको ध्यान देते चलिएगा और हमारे उस आंसर से अपना आंसर मिलान करते चलिएगा। चलिए इसमें पहला यानी 31 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा, ये पर्यायवाची पूछा है जैसा का, तो इसका पर्यायवाची जो सही है वो पहला ही मीन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। चलिए वैसे शायद मीन का मतलब मछली या आँख भी कह सकते हैं, जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 32 उन्नति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे अवनति, उन्नति का अवनत होगा। नेक्स्ट है ये यहाँ पे वो जो शब्द लिखा गया है, ये वद शब्द लिखा गया है, ये धातु शब्द है। इसमें लेट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, वदिष्यामः बिल्कुल सही ऑप्शन। ना का उच्चारण स्थान क्या होता है, चलिए बताइए। वैसे ना और ये सारे जितने भी शब्द आते हैं नासिक के वर्ण होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, बट ये दंत से भी प्रयोग होते हैं। ना कहने के लिए जो जीभा हमारी होती है वो दंत से टकराती है और नासिका भी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, यहाँ पे ये पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति को आप लोग आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, या नीति शतकम बिल्कुल यहाँ से ये पंक्ति उठाई गई है। ठीक, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है रामेण बिना अयोध्या शून्य जाता। तो यहाँ पे ये जो डार्क या रेखांकित पद है, इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ये तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है भाव का हमें संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी अयादि संधि का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला त्रिजटा पद में कौन सा समास है, चलिए बताइए फटाफट आंसर। 38 नंबर का आंसर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। 3 जटा वाले को ही त्रिजटा कहा गया है। ठीक, मतलब 3 जो है अगला पद, प्रथम पद जो है ये आपका संख्यावाचक है और नेक्स्ट पद जो है ये विशेषण है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है स्वागतम पद में उपसर्ग बताना है। चलिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा भाई, बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए इतने जी आंसर का तो आप तुरंत दे सकते हैं। तो पहला बिल्कुल सु प्लस आगत होता है स्वागत में, तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सु निकल जाएगा। ठीक, ये उपसर्ग है। अगला यहाँ पे इसको आप लोग को पढ़ना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है। और नीचे ये क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट क्या हो रहा है, कार्य सिद्धम कदा भवति, कार्य सिद्धि कदा भवति। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये परिसरमेण बिल्कुल सही होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है विज्ञान। विज्ञान किसका सबसे कम गलनांक होता है ये बताना है। इसको थोड़ा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। गलनांक सबसे कम किस तत्व का होता है या किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। चलिए प्लैटिनम है, सोडियम है, एंटीमनी है, क्रिप्टन है। 41 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये क्रिप्टन जो है इसका गलनांक जो होता है वो सबसे
कम होता है। क्लियर, इन सभी ऑप्शनों में जो भी दिया गया है इसमें डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पे, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाइट्रेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम पहला बिल्कुल एप्सम साल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेस्ला जो है किसकी इकाई होती है? टेस्ला किसकी इकाई होती है ये बताना है। और ऐसे बात करते हैं विश्व में, तो टेस्ला जो है एक इलेक्ट्रिक कार का नाम भी है। टेस्ला यानी कंपनी का नाम है जो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार को बनाती है, जिसके फाउंडर एलन मस्क हैं। लेकिन यहाँ हमें उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि टेस्ला जो होती है वो किसकी इकाई होती है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पे सी बिल्कुल चुंबकीय प्रेरणा का ये इकाई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? प्रभावी अग्निशामक कौन सा है? तो यहाँ पे हेलेंस भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जो भी ये प्रश्न है थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोग को भी थोड़ा घुटन या घबराहट महसूस होने लगती है। तो सोचते हैं हम कितने जल्दी से 150 प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं कि आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो, हमारा भी काम हो जाए। तो यहाँ पे अगला 45 नंबर का प्रश्न है, वायु की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये तो सभी लोगों के आप लोग के बिल्कुल जुबान पर ही हाइग्रोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? यानी मास जो है वो क्या होता है? चलिए क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सब जगह पर समान होता है। द्रव्यमान का मतलब जो आकार होता है उसका वो उतना ही रहेगा, लेकिन आप उसको जैसे पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, तो यहाँ उसका भार जो है अधिक हो जाएगा। लेकिन वही उतना ही आप द्रव्यमान या वस्तु को अगर चंद्रमा पर लेकर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसका भार या वजन कम हो जाता है। भार या वजन हर जगह बदलता रहता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सभी जगह क्या होता है? समान होता है। उम्मीद है कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसमें 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दे के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा कितनी होती है? चलिए बताइए फटाफट। 47 का बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 1100 ml बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, पौधों की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधों के भेद करने में मदद करती है? तो 48 नंबर का यहाँ पे भी बायनेशन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यही इसके में मदद करती है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, ह्यूगो डी राइस के द्वारा किया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार का रोगजनक जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए का कारण बन जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये गणित का पोर्शन आया है, गणित के पोर्शन को आप लोग को मालूम है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। क्यों? जो भी हमारे पुराने साथी स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि मैथ के पोर्शन को हम लोग स्किप करते हैं। और इसको अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, यदि जो भी नए अभ्यर्थी हैं या नए साथी हैं हमारे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे द मास्टर प्रकाश क्लासेस और उसको फॉलो कर लेंगे। वहाँ पर ये आपका 150 प्रश्नों का पूरा PDF सेम PDF वहाँ पे जो प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से भी 100 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं सॉल्व करना चाहते तो हमारे ही चैनल पर हमारे सर के द्वारा पूरी मैथ डिटेल में पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर जाके आप लोग पढ़िए। उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन की घंटी को दबाना होगा और उससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फटाफट जो भी साथी नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले भविष्य के लिए। तो यहाँ पे चलिए अगला पोर्शन है हमारा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो इसके प्रश्न को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, तो इसका क्या असर होगा? चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी शायद दिख रहा होगा। चारों ऑप्शन मैंने छोटा कर दिया जिससे कि ऑप्शन आपको स्पष्ट दिखने लगे। तो फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ब्याज दरों के ऊपर की ओर जो
दबाव डाला जाएगा, यही इसका जो है असर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो ये जो दिया गया था अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में किस शताब्दी की एक अवधि है? 73 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 14 से 17वीं शताब्दी के मध्य ये की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है इसके साथ, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होते थे वो कौन थे? लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ए के राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन या फिर वल्लभ भाई पटेल जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी बिल्कुल ए के राधाकृष्णन ही लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, स्मार्ट मनी शब्द किसके द्वारा प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है स्मार्ट मनी वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 76 नंबर का, इसमें अक्षतम ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये पवन ऊर्जा जो होती है, यानी कि हवा के द्वारा जो पवन चक्की चलती है उसमें पवन ऊर्जा जो ऊर्जा मिलती है उसी को हम लोग स्वच्छ ऊर्जा को उसका स्रोत मानते हैं। और इसके बाद इस समय जो है नवीनीकरण के तहत जो भी हम लोग ऊर्जा को प्रदान कर रहे हैं सोलर से, यानी कि सौर की किरणों के माध्यम से सौर ऊर्जा लगाकर प्रयोग कर रहे हैं, वो इससे भी अच्छा माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर डी यहाँ पे लेकिन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते का तात्पर्य है सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद कहीं कहीं लिखा रहता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। उम्मीद है क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजन का काम करने वाला पर्वत रेंज कौन सी है? यहाँ पे ये जो चिन्ह बना है इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, ये कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जास्कर है, कैलाश है, काराकोरम है, लद्दाख है। भारत और तुर्किस्तान की बात किया गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए बताइए फटाफट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। काराकोरम जो है पर्वत रेंज इन दोनों के मध्य में है। क्लियर, विभाजन करता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंध है? 79 का भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य नृत्य, मतलब ये दो जो हैं, जैसे अपना उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो है ये इन दोनों राज्यों से संबंधित है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इसमें भारत में किस संसदीय समिति की समानता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो ये जो की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। डी सही होने के साथ अगला प्रश्न है कौशल शिक्षण से। और कौशल शिक्षण का जो ये पहला प्रश्न आप आ गया है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा सही। इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ेंगे, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? चलिए, यदि छात्र चोरी करता है तो उसके इस आदत को कैसे दूर किया जा सकता है ये बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले उसको उदाहरण के माध्यम से सही रहेगा कि उसको समझाया जाए और बताया जाए। इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे तो ये सही बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, जैसे छात्र की चोरी करने की आदत है और उसको दूर करना है हमें, तो यदि आप एक कार्यभार संभाल रहे हैं छात्र शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में, तो विभिन्न तरह से उदाहरण देंगे और उसके पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन को दंड का प्रयोग की तरह यूज में लेकर के सही कर सकते हैं। ठीक, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। चलिए बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? तो यहाँ पे बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक द्वारा होना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन को द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी?
ये बताना है आप लोग को। कमेंट बॉक्स में एक आंसर छाप दीजिए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, ये 1987 टू 1988 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण की सुविधाओं का जो है व्यवस्था करना, इसका सुविधा की जो है व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रतिभाशाली शिक्षक जो होते हैं, माफ़ कीजिए, प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं, बहिर्मुखी होती हैं, बहुपरिश्रमी होते हैं या फिर अपसारी चिंतक होते हैं। देखिए मैं इसके पहले जो प्रैक्टिस में सेट कराया गया है हमारे द्वारा, उसमें मैंने बताया है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो भी होते हैं उनके द्वारा जो है किस प्रकार से चिंतक किया जा सकता है। अब और बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो होगा पहला सही हो जाएगा, यानी अपसारी चिंतक होते हैं वो अपसारी चिंतक क्यों होते हैं? क्योंकि एक बिंदु से अनेक तरफ वो सोचने का उनका जो है वो सोच सकते हैं, कह सकते हैं इस प्रकार से कि एक ही बिंदु से कई प्रकार से वो सोच सकते हैं, यानी कि ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से सोच सकते हैं। लेकिन वही बात करते हैं अभिसारी चिंतन का, तो अभिसारी और अपसारी दो ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक बिंदु अगर बच्चे को दे दिया जाता है जैसे, तो वो केवल एक ही तरफ सोचेगा और अन्य तरफ नहीं सोच सकता है। लेकिन अपसारी चिंतन में क्या होता है, बच्चे को एक पॉइंट आप बताएंगे तो कई प्रकार से सोच सकता है, कई प्रकार से सवालों को या किसी भी चीज़ को हल करने का वो लक्ष्य रख सकता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं। ध्यान हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी योग्यताएँ सामान्यता किस प्रकार से होती हैं? चलिए उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख रहा होगा। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक या अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। डी सही होने के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको कैसे पढ़ाएंगे? संकेत के माध्यम से पढ़ाएंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ब्रेन लिपि जो है यहाँ पे ये जो है आपको जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए होती है। क्लियर। चलिए, लेकिन यहाँ पे बी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न आपका है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित कौन है? 94 का आंसर बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे तत्परता बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जब आपकी अंदर सीखने के लिए ललक होगा, तत्पर होंगे, तभी आप जो है सीखने में सबसे प्राथमिक मूलभूत नियम ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। सीखना व्यवहार में जो है उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कुरो के द्वारा, जिन पियाजे के द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा, या फिर वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। चलिए बताइए, ऐसे ऐसे नाम हैं हमारे जो है मनोवैज्ञानिकों के कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चलिए बताइए फटाफट। 95 नंबर का सर आप लोग बताना है आप लोग को। सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे ये जो कहा गया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर असमंजस की प्रक्रिया है। वैसे सीखना व्यवहार जहाँ भी आ जाता है हमारे स्किनर साहब ही सही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, यहाँ अभिवृद्धि कहा जाता है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इस समय ऐसे प्रश्नों में समय गंवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, समय नहीं गंवाएंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे अच्छा है? तो यहाँ पे डी सबसे अच्छा है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और अपने आप में वो विशिष्ट भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक समान नहीं हो सकता है। अगला है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो बालक आते हैं वो उपयुक्त सभी आते हैं। मैंने अभी पहले बताया कि विशिष्ट बालक, सभी प्रकार के बालक विशिष्ट होते हैं, यानी कि सभी बच्चे जो होते हैं विशिष्ट होते हैं। और यहाँ पे चाहे वो पिछड़े बालक हों, चाहे प्रतिभाशाली बालक हों, चाहे मंदबुद्धि का बालक हो, सभी बालक जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। ध्यान दीजिएगा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास की जो है किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता का, अंतर संबंध का, निरंतरता का, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर का? तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता है,
कि वो एक लड़की जो है सीमा है वो जल्दी सीख लेती है, वहीं लीना है वो जल्दी सीख नहीं पाती है। तो ये क्या किस चीज़ को दर्शाती है? व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। क्लियर? चलिए फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नवराश यानी कुंठा का सामना करते हैं? चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे ये इसको करने के बाद हम लोग 100 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में जो अक्षमता होती है, यही श्रवण से ग्रसित बच्चों की समर्था होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जब सुन नहीं पाएंगे तो कैसे उनसे बातचीत करेंगे, कैसे क्या समझेंगे, तो ये समस्याएँ आनी ही संभव होती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिक की घटना की तरफ। इसमें हम लोग केवल जो है पढ़ते चलेंगे, हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर को बताते चलेंगे, आप लोग देखते चलिएगा। जो भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताते चलेंगे। नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठ जाएं और फटाफट जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है, एवरीवन हैज़ अ स्टोरी के लेखक कौन है? एवरीवन हैव अ स्टोरी के लेखक, देखिएगा एक पुस्तक है ये, एवरीवन हैज़ ए स्टोरी। तो इसके लेखक जो हैं उनका नाम है सावी शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? बहुत अच्छी। अगला प्रश्न है, अब तक सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीते हैं? तो यहाँ पे शाहरुख खान के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 ताली ये एक लोक नृत्य है, ये किस प्रदेश का है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक। तो चलिए बताइए फटाफट, 13 ताली जो है ये कहाँ की लोक नृत्य है? यहीं पर ज्वारा, मटकी, अड्डा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिद्धा नृत्य कह सकते हैं, सालेलांकी कह सकते हैं, सारे यहीं पे होते हैं। और ये मध्य प्रदेश का है। ठीक, कौन सा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, दाऊद आपदा वायु पुत्रांश यानी शिवाजी ट्राइलॉजी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन अमीश त्रिपाठी, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी बताइएगा। फटाफट आंसर में छाप दीजिए, डेनमार्क की राजधानी क्या होगी? चलिए उम्मीद है यहाँ पे कोपेनहेगन बिल्कुल सही ऑप्शन। क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन बिल्कुल सही ऑप्शन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहीं पे ये ओस्लो जो है, ये ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और स्टॉकहोम जो है वो किसका राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, 2016 की जो विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीता है वो कौन जीता है? नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, या फिर रोजर फेडरर, उसके बाद मिलोस रानिक। 106 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। यहाँ पे एंडी मरे के द्वारा ये जीता गया है, ध्यान रखिएगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुंडा जो है ये कुछ प्रदेश की लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का है, बिल्कुल भी बिल्कुल सही ऑप्शन, झारखंड का है। अगला प्रश्न है, गुलजार ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जो है कौन सी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में ऑस्कर जीता है या जीता था? पुराना क्वेश्चन है, तो 2008 की बात करते हैं। यहाँ पे 2008 में ही जीता गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना के लिए जीता गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, चापचार कूट किस भाषा का त्यौहार है? किस भाषा का नहीं भाई, क्या बोल रहे हैं, किस राज्य का त्यौहार है? चलिए, चापचार कूट किस राज्य का त्यौहार है ये बताना है। चलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे मिजोरम का ये त्यौहार है। सी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिलीप कुमार द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, या फिर भारत रत्न है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, पद्म विभूषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, दिलीप कुमार को सबसे जो प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये जो है तंतुवाद्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, लोसार त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? एक लोसांग होता है, एक लोसर होता है, तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे देखिए,
लोसर त्यौहार जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। वहीं पे लोसांग जो मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख है खेल। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन लोसर है। अगला प्रश्न है अवर इम्पॉसिबल लव, क्या क्या बात है, अवर इम्पॉसिबल लव का लेखक कौन है? ये पुस्तक है, ये इसके लेखक कौन है? तो ये दुर्जोय दत्ता जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? हैलीफैक्स है, शिकागो है, सियाचिन है या फिर बरखोयास्क है? चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये बरखोयास्क देखिए, ये बरखोयास्क सबसे ठंडी जगह है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये बरखोयास्क जो है ये आपके रूस के एकदम ऊपरी हिस्से का ये एक स्थान है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है कौन सा एक भारतीय संगीत तंतु वाद्य है? यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सुरबहार जो है ये तंतु याद है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि कौन सा एक सुरबहार संगीत यंत्र है, तो यहाँ पे तंतु याद था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। प्रश्न को ऑप्शन बना दिया गया है, ऑप्शन को प्रश्न बना दिया गया है। सेम दोनों प्रश्न एक ही हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है यूनान की राजधानी क्या है? तो चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। यूनान की राजधानी क्या है? तो यूनान की राजधानी एथेंस जो है, एथेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और सबसे पहला जो ओलंपिक खेला गया था वो एथेंस में ही खेला गया था 1896 में। क्लियर। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रोमिस मी ए मिलियन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक केशव अनिल हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका अजय देवगन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? 118 नंबर का प्रश्न है, 18 नहीं है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन पद्मश्री इनको दिया गया है, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हमारे प्रीति सेनोय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल प्रीति सेनोय बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेसुल पुकट्टी ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की किस श्रेणी में जो है क्या कहते हैं ऑस्कर जीता है, ये बताना है। तो इनके द्वारा जो ऑस्कर जीता गया है वो सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग में जीता गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है वह सर्वोच्चम नागरिक सम्मान जो श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया था वो कौन है? पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और भारत रत्न है। इस प्रश्न में सबसे अधिक जो है आपका जो है सम्मान से ही लिया गया है, नागरिक सम्मान से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पद्म विभूषण दिया गया है। सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है गराड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? तो गराड़ी जो है ये पुदुचेरी की है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन वह बॉलीवुड अभिनेता है जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे ये सैफ अली खान जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रतिभा रे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है या दिया गया था? वैसे पुराना है तो यहाँ पे दिया गया था ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का कौन सा होगा 124 का? तो डी उड़ीसा क्यों दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है माफ़ कीजिए उड़ीसा कह रहे हैं, उड़िया एक भाषा है उस भाषा की यहाँ पे दिया गया था। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है द पैलेस ऑफ इल्यूशंस पुस्तक के लेखक कौन है? द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक जो हैं वो चित्रा बनर्जी द्विकरुणी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो बी बिल्कुल भानु अथैया नाम है इनका, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है अल गोर का ऑस्कर विजेता जो चित्रवृत्त था वो कौन है? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन एन एंकवेनी एंड ट्रुथ बिल्कुल सही ऑप्शन, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है द नेम सेक के लेखक कौन है? द नेम सेक के लेखक बताइए। झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 130 नंबर का प्रश्न। इसमें 2015 में जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीता था वो उनका क्या नाम है?
तो यहाँ पे बी बिल्कुल तकाकी काजिता बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, यह प्रश्न है और यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है चारों, हम आंसर को बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? या तो कहिए मैथ की तरह स्क्रिप्ट कर दिया जाए। चलिए बता देते हैं आंसर हमेशा की तरह। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे और लगाएंगे, हमारे साथ मिलान कर लेंगे ऑप्शन को। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे दिया गया है और इसका भी आंसर नीचे है। तो यहाँ पे 132 का ऑप्शन नंबर बी 15 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और ये पासा से है। यहाँ पे 3 का विपरीती सतह कौन सा हो जाएगा? जैसे देखिए, अगर बढ़ते हैं तो सीधी तरफ बढ़ते हैं, इधर बढ़ेंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है? ये तीन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक मिनट भाई, क्या हो रहा है? तो इस प्रकार से चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, इसी प्रकार यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो चलिए बताइए, तीन का विपरीत सतह बताना है, कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे बी बिल्कुल 5 हो जाएगा। क्लियर? जो नहीं दिख रहा वही तो होगा भाई, मैंने ये रो बताया, कौन सा दिख रहा है? यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ 6 पे गए, तो इसके बाद यहाँ पे 2 पे गए, यानी कि 2 का विपरीत कौन सा है? 6 है। और इसके बाद यहाँ पे गए 1 पे, उसके बाद ये यहाँ पे गए, यानी 1 का विपरीत कौन सा है? 4 है। 2 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, तो 3 का विपरीत 5, यही एक संख्या बची ही है, तो यही हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर का। 134 नंबर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 135 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे PANT लिखा है वो 51 के रूप में लिखा गया है, और वहीं पे DOGS को क्या लिखा जा सकता है? इसमें कुछ करना नहीं है आपको। P16 A1 और N 14 और T 20 बराबर 51 हो गया है। उसी प्रकार से D4 O15 और G7 ES 19 जोड़ेंगे तो 45 यानी 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्याओं को जोड़ लेना है। अगला प्रश्न है सूचना तकनीकी कंप्यूटर का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट प्रयोग करने की कौन सी तकनीकी है? ब्लूटूथ, GPRS, वायरलेस, शेयर इट या फिर व्हाट्सएप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा, कौन सा सही है, कमेंट करके बताइए। पहले क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। इसमें लिखा गया है कि मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट प्रयोग करने की तकनीकी कौन सी है? तो यहाँ पे बी बिल्कुल GPRS वायर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटर पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिस्टम एडिटिंग का प्रयोग करते हैं, वीडियो एडिटिंग का सिस्टम नहीं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। CPU को ही कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, CPU का मुख्य कार्य क्या है? यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका मुख्य घटक क्या है, यानी कि इसके घटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे D, A, B, C बिल्कुल तीनों हैं, चाहे वो कंट्रोल यूनिट कहिए, मेमोरी कहिए, ALU, इसका D बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, और ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका भी पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। और इसी के साथ अगला है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कमेंट करके आंसर कौन सा सही हो। एक शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो एक शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो विद्यार्थियों की कठिनाई को कैसे दूर करे, यही उसका लक्ष्य होना चाहिए, यही उसका कर्तव्य होना चाहिए, और यही उसकी जो है सब कुछ होना चाहिए। ठीक, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा गया है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है? तो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ऑप्शन शायद दिख रहा है, चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो शिक्षक को होना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति वो आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
यानी कि यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है का विकास का अर्थ क्या होता है। 143 यानी 143 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, अंगीकरण बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है व्यावसायिक आचरण एवं नीतियों को प्रेरित करने वाला कारक कौन सा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये सभी हो जाएगा, चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो धीरता हो, धैर्यता होना चाहिए था, धीरता लिखा गया है, धैर्यता कर लीजिएगा, ठीक है, धैर्यता समझिएगा, कर क्या लीजिएगा आप लोग, तो ईमानदारी है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे सभी है। अगला प्रश्न है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता का तात्पर्य है कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 है, ये तो सभी को मालूम है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और ये 14 नंबर जो समानता का अधिकार है इसमें दिया गया है एक, और सभी जो भी हैं देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें कौन सा शब्द है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। कौन सा शब्द है जो संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण इसमें शामिल नहीं है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन मतलब ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो कुशल मुख्याध्यापक हो या फिर स्कूल का स्वास्थ्य वातावरण हो, आदर्श अध्यापक हो, पुरस्कार एवं दंड हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या होता है। साधन संपन्न होने का तात्पर्य है कि वो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सके, पढ़ा सके, और उसको मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन आपका मैच करेगा या जो भी होगा वही सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी, बच्चों के बीच उनकी जो प्रसिद्धि होनी चाहिए, ये एक मिनट, हाँ ये बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी और सही नहीं है। धन संपदा बिल्कुल नहीं सही है, ज़रूरत न पड़े ये भी सही नहीं है, और उच्च स्तर की तो उनको जरूरत नहीं है अधिकारी होने की, ठीक है, ये सभी गलत हैं, यानी कि डी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है जो है शिक्षक अनुबोधक की भूमिका निभाता है जब वह क्या होता है। तो वो जो होता है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, तब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें देखिए दो ही ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा नहीं, नीचे दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दिख रहा होगा, उम्मीद है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाएगा और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीखने की जो विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यही एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आगे ऑप्शन जो भी हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके इस 150 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हमारा वीडियो लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।